Now the next topic here is रशियन रेवोल्यूशन। अब रशियन रेवोल्यूशन क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में जानकारी लें। सो इट इज़ वन ऑफ द लीस्ट इंडस्ट्रियलाइज, जो रशिया था वो सबसे कम इंडस्ट्रियलाइज यूरोपियन नेशन था, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादातर लोग अभी भी खेती या एग्रीकल्चर रिलेटेड वर्क में थे। सोशलिस्ट टुक ओवर द गवर्नमेंट इन रशिया थ्रू द अक्टूबर रेवोल्यूशन ऑफ 1917। अक्टूबर 1917 में रशिया में एक रेवोल्यूशन होता है सेंट पीटर्सबर्ग के बाद, और वहाँ पे जो सोशलिस्ट आइडिया के लोग थे वो सरकार पे पूरा कंट्रोल ले लेते हैं। जो मोनार्की है वो फरवरी 1917 में ही फॉल हो जाती है, मतलब राजा को 1917 में ही वहाँ से हटा दिया जाता है, और अक्टूबर तक बहुत सारे इवेंट होते हैं जिसको हम टोटल कहा जाए तो रशियन रेवोल्यूशन इसको कहा गया है। तो रशिया के बारे में क्या सिचुएशन थी, रेवोल्यूशन क्यों हुआ, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे उससे कुछ साल पहले से। तो रशियन एम्पायर इन 1914, तो ज़ार निकोलस, ये जो पर्सन है ही इज़ ज़ार निकोलस सेकंड, जो रशिया के लीडर थे इन 1914। बिसाइड्स द टेरिटरी अराउंड मॉस्को, ये रशिया है, यहाँ पर है आपका मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग। इन दो इलाकों के अलावा इसमें जो अभी करंट में फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पार्ट ऑफ पोलैंड, यूक्रेन, ये एरिया भी रशिया का पार्ट था। इट स्ट्रेच टू द पैसिफिक एंड कंप्राइज टुडे सेंट्रल एशिया, यहाँ पे जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं ये भी इसका पार्ट था, जिसमें अजरबैजान या अर्मीनिया, जॉर्जिया भी आते हैं। द मेजॉरिटी रिलीजन ऑफ रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी, जो ज़्यादातर लोग रहने वाले थे उनका रिलीजन था रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी, विच हैड ग्रोन आउट ऑफ ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च, जो ग्रीक यहाँ पे रहने वाले जो लोग थे ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च का ही पार्ट था। बट द एम्पायर हैड इंक्लूडेड कैथोलिक्स भी थे, प्रोटेस्टेंट्स थे, मुस्लिम्स एंड बुद्धिस्ट, ये सभी लोग इस रशियन एम्पायर का पार्ट थे। नाउ इकोनॉमी एंड सोसाइटी, एट द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी, मतलब 1900 ऑनवर्ड, द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ रशिया पीपल वर एग्रीकल्चरलिस्ट, मतलब खेती वाला ही काम करते थे 85% लोग। दिस प्रोपोर्शन वॉज हायर देन इन मोस्ट यूरोपियन कंट्री, ये यूरोप की जो बाकी देश थे उससे काफ़ी ज़्यादा था। लाइक फॉर इंस्टेंस फ्रांस एंड जर्मनी में ये 40 और 50% ही था। इन द एम्पायर कल्टिवेटर प्रोड्यूस्ड फॉर द मार्केट एज वेल एज देयर ओन नीड, एंड रशिया वॉज अ मेजर एक्सपोर्टर ऑफ ग्रेन। जो कल्टिवेटर्स थे, जो एग्रीकल्चर करने वाले लोग थे, वो अपने ज़रूरत के हिसाब से जो भी चीज़ें उगाते थे और मार्केट में बेचते थे, इसीलिए मेजर एक्सपोर्टर ऑफ ग्रेन, खाद्य पदार्थों का, खाने वाले जो अनाज था उसका सबसे मेजर एक्सपोर्टर था रशिया। इंडस्ट्री वॉज फाउंड इन पॉकेट्स, पॉकेट्स का मतलब है छोटे छोटे एरिया में कहीं कहीं पर इंडस्ट्रीज थी, हर जगह आपकी इंडस्ट्रीज इतनी नहीं थी। प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियल एरियाज वर नियर द सेंट पीटर्सबर्ग, जो सेंट पीटर्सबर्ग एंड मॉस्को, अभी रशिया की कैपिटल मॉस्को है, और एक और मेजर टाउन है रशिया का सेंट पीटर्सबर्ग। क्राफ्ट्समैन अंडरटुक मच ऑफ द प्रोडक्शन बट लार्ज फैक्ट्री एग्जिस्टेड अलोंगसाइड क्राफ्ट वर्कशॉप, क्राफ्ट वर्कशॉप थी जो आपकी छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ थी, जो घरों में कई बार हम फैक्ट्री देखते हैं उसको, ज़्यादातर काम आपका क्राफ्ट में या छोटी फैक्ट्री में होता था, लेकिन बड़ी फैक्ट्रियाँ भी थी। Many factories were set up in 1890s when Russian railways network was extended। पहले भी हमने बात की है, रशिया का रेलवे को एक्सपेंड किया गया ताकि ये जो इतना बड़ा देश है उसको ट्रांसपोर्टेशन के बिना मुश्किल हो जाएगा आगे चलाना। एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री इंक्रीज, अब जैसे जैसे रेलवे का एक्सपेंशन हुआ, रेलवे अलग अलग एरिया में पहुंची, तो दूसरे कंट्री से लोग भी रशिया की इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करने लगे, उसमें पैसा लगाने लगे। कोल प्रोडक्शन डबल हो गया, आयरन एंड स्टील आउटपुट, जो आयरन एंड स्टील की फैक्ट्री थी वो भी क्वाड्रपल्ड, मतलब 4 गुना हो गया। बाय द 1900 इन सम एरियाज फैक्ट्री वर्कर्स एंड क्राफ्टमैन वर ऑलमोस्ट इक्वल इन नंबर, पहले क्राफ्ट्समैन बहुत ज़्यादा थे छोटी फैक्ट्री में काम करने वाले, फैक्ट्री वर्कर मतलब बड़ी फैक्ट्री में काम करने वाले, ये धीरे धीरे 1900 तक बिल्कुल बराबर हो गया। मोस्ट इंडस्ट्री वॉज द प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट, ज़्यादातर जो इंडस्ट्री थी वो किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी थी।
गवर्नमेंट सिर्फ उस पर एक निगरानी करती थी, सुपरवाइज्ड लार्ज फैक्ट्री टू इंश्योर मिनिमम एज, ताकि लोगों को एक कम से कम न्यूनतम जो सैलरी है मिलनी चाहिए, और लिमिटेड आवर्स ऑफ वर्क, जितना सरकार ने तय किया है इतने घंटे काम करने का उतना ही हो। बट फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स कुड नॉट प्रिवेंट रूल्स बीइंग ब्रोकन। जो फैक्ट्री में लोग इंस्पेक्शन करने जाते थे वो इस रूल को कई बार टूटता हुआ देखते थे, अच्छे से वो मेंटेन नहीं हो पाता था, क्योंकि उतना ज़्यादा उसमें पुलिस नहीं थे या उनको रोकने वाला नहीं था। इन क्राफ्ट्स यूनिट मतलब छोटी यूनिट्स में एंड स्मॉल वर्कशॉप द वर्किंग डे वॉज समटाइम्स 15 आवर्स। जो छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ थी उन पर कई बार लोगों को 15 घंटे काम करना पड़ता था, क्रैम्ड विद 10 to 12 आवर्स इन फैक्ट्री, और फैक्ट्री में 10 से 12 घंटे उन्हें काम करना पड़ता था। एकोमोडेशन मतलब रहने की व्यवस्था हर जगह पे अच्छी नहीं थी, कहीं पर रूम्स थे, कहीं पे डॉर्मेट्रीज थी। वर्कर्स वर डिवाइडेड इनटू अ सोशल ग्रुप। सभी जो वर्कर्स थे वो एक जैसे नहीं थे, अलग अलग बटे हुए थे। सम हैड स्ट्रॉन्ग लिंक विद द विलेज फ्रॉम विच दे केम। कुछ लोगों के लिंक्स थे अपने गांव से जहाँ से वो आते थे। अदर्स हैड सेटल्ड इन सिटीज़ परमानेंटली, और कुछ लोग परमानेंट उस शहर में बस गए। वर्कर्स वर डिवाइडेड बाय स्किल। जो काम करने वाले मजदूर थे वो अपने काम को लेके, किस तरीके का वो काम करते हैं उसके आधार पर डिवाइडेड थे। अ मेटल वर्कर ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग रिकॉर्ड, जो मेटल में, जो फैक्ट्री में मेटल से रिलेटेड काम करते थे, मेटल वर्क्स कंसीडर्ड देमसेल्व्स एज एरिस्टोक्रेट अमंग द वर्कर्स। वर्कर्स में सबसे ज़्यादा रिच या सबसे ज़्यादा अपने आप को प्राउड फील करने वाले थे मेटल वर्कर्स। देयर ऑक्यूपेशन डिमांडेड मोर ट्रेनिंग। उनके ऑक्यूपेशन में ज़्यादा ट्रेनिंग लगती थी, स्किल भी था। वुमेन भी 31% थी, मतलब 31% ऑफ द वर्क फोर्स वर फीमेल बाय द 1940, बट दे वर पेड लेस देन मैन। बट उनको आदमियों से कम वेतन मिलता था, कई बार सिर्फ 3/4 मतलब 75%, और कई बार आधा भी। डिविजन्स अमंग वर्कर्स शोड देमसेल्फ इन ड्रेस एंड मैनर्स। उनके रहने और उनके जो व्यवहार था, कपड़ों में भी डिविजन्स हमको दिखता था। सम वर्कर्स फॉर्म्ड एसोसिएशन टू हेल्प मेंबर्स इन टाइम्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और फाइनेंशियल हार्डशिप, बट सच ओकेशंस वर फ्यू। कुछ वर्कर्स ने ग्रुप भी बनाए थे ताकि वो अपने मेंबर्स को अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी के समय हेल्प करें, या फाइनेंशियल जब उनको कमी लग रही है पैसे की तो उसमें हेल्प करें, बट ऐसे बहुत कम ही एसोसिएशंस थे। डिस्पाइट डिविजन्स, इन सभी डिविजन्स के बाद मतलब इन सभी अलग अलग होने के बावजूद वर्कर्स डिड यूनाइट टू स्ट्राइक वर्क। वर्कर्स लोग आपस में एकजुट हो जाते थे जब उन्हें स्ट्राइक करनी होती, मतलब काम को रोकना होता था। व्हेन दे डिसरिगार्ड विद एम्प्लॉयर्स अबाउट डिसमिशल और वर्क कंडीशन। जब किसी को नौकरी से निकाल दिया जाता था तब वो स्ट्राइक करते थे, या जब वर्किंग कंडीशन उनकी बहुत अच्छी नहीं थी, जहाँ पे वो काम कर रहे हैं वो अच्छा नहीं था, तब भी वो स्ट्राइक करते थे। ये बहुत ही फ्रीक्वेंटली होती थी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में, मतलब जो कपड़ा उद्योग था उसमें ये बहुत ज़्यादा होती थी। मेटल इंडस्ट्री में भी धीरे धीरे 1902 में ये होने लगी। इन द कंट्री साइड, गाँव में, कंट्री साइड का मतलब होता है ग्रामीण इलाका, गांव का। पीजेंट कल्टिवेटेड मोस्ट ऑफ द लैंड। जो मजदूर थे, जो काम करने वाले छोटे किसान थे, वो ज़्यादातर खेत करते थे, लेकिन वो खेत उनके नहीं थे। बट दी नोबिलिटी, नोबिलिटी मतलब राजा के समीप रहने वाले लोग, काम करने वाले, क्राउन बिल्कुल राजा, एंड ऑर्थोडॉक्स चर्च जो उस एरिया में चर्च था, ओन्ड लार्ज प्रॉपर्टीज़, ज़्यादातर प्रॉपर्टीज़, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ इन 3 लोगों के कंट्रोल में रहता था। लाइक वर्कर्स पीजेंट्स टू वर डिवाइडेड, पीजेंट्स भी कई हिसाब से डिवाइडेड था। देवर डीपली रिलीजियस, वो देवी देवताओं में या पूजा पाठ में काफ़ी ज़्यादा विश्वास भी रखते थे। बट एक्सेप्ट इन फ्यू केसेस दे हैड नो रिस्पेक्ट फॉर द नोबिलिटी। जो राजा के समीप रहने वाले लोग हैं, जो बिना कुछ काम किए राजा से फेवर लेते थे, किंग से फेवर लेते थे, और बड़ी बड़ी ज़मीनों पे वो अपना काम करवाते थे लोगों से, सो वो उनको बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करते थे, काम करने वाले किसान लोग। सो नोबल्स गॉट देयर पावर एंड पोजीशन थ्रू देयर सर्विस टू द जार। जार को जो भी वो सर्विसेज प्रोवाइड करते थे उसके द्वारा ही उनको ये पावर और पोजीशन मिली थी, लोगों की वजह से नहीं। नॉट थ्रू द लोकल पॉपुलरिटी, लोकली वो पॉपुलर नहीं थे। दिस वाज अनलाइक फ्रांस, फ्रांस में इसका बिल्कुल उल्टा था, जहाँ की फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे
जो किसान थे वो अपने नोबल्स के साथ थे और नोबल्स के साथ ही लड़े, मतलब जो वहाँ के बड़े जमींदार लोग थे उनके साथ लड़े। रशिया में पीजेंट वांटेड द लैंड ऑफ द नोबल्स टू बी गिवन टू देम। रशिया में चाहते थे लोग, किसान चाहते थे कि जो नोबल्स की ज़मीन है वो उनसे छीन ली जाए और किसानों को बांट दी जाए। फ्रीक्वेंटली दे रिफ्यूज़ टू पे रेंट, जो लगान देना होता है हर सालाना किसी ज़मीन पे, आपको जब पौधा उगाते हो, खेती करते हो, उन्होंने उसको मना कर दिया देने से, और कई बार लैंड लॉर्ड्स जो उसका मर्डर भी हो जाता था। 1902 में क्या हुआ, दिस अकर्ड ऑन ए लार्ज स्केल, ये काफ़ी बड़े इलाके में हर जगह होने लगा रशिया में, स्पेशली इन साउथ रशिया। एंड इन 1905 सच इंसिडेंट टुक प्लेस ऑल ओवर द रशिया। 1905 तक ये पूरे रशिया में हर जगह होने लगा। रशियन पीजन्स वर डिफरेंट फ्रॉम अदर यूरोपियन पीजन्स इन अनदर वे। रशियंस के जो किसान थे वो एक और तरीके से अलग थे बाकी यूरोप के किसानों से। वो अपनी ज़मीनों को एक जगह इकट्ठा करते थे और वो किसी को दे देते थे, जिसको नाम बोला जाता था मीर। वो मीर उस ज़मीन को फिर लोगों की ज़रूरतों के अनुसार से डिवाइड करता था, तो ये कम्यून बन जाता था। एक सारी ज़मीनों को नेचुरली किसी एक को हमने मैनेज करने के लिए दे दिया, फिर वो उस खेतों को अलग अलग हिस्से जिस लोगों की ज़रूरत है उसको बांट के वो दे देता था। सोशलिज्म इन रशिया। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज़ वर इलीगल इन रशिया बिफोर 1914। 1914 से पहले रशिया में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं होती थी, वो सब बैन थी क्योंकि वहाँ पे ज़ार का ही कानून चलता था। रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी वॉज फाउंडेड इन 1898 बाय द सोशलिस्ट हु रिस्पेक्टेड मार्क्स आइडिया। मार्क्स जो हमने अभी पिछले वीडियो में देखा, उनका आइडिया था कि लोगों को एकजुट होना पड़ेगा और कैपिटलिस्ट को वहाँ से हटाना पड़ेगा। तो उसी के आइडिया पे एक पार्टी बनी, सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, काम करने वाले मजदूरों की पार्टी। हावेवर बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसी मतलब गवर्नमेंट उनको कंट्रोल करती थी, इट हैड टू ऑपरेट एज इलीगल ऑर्गेनाइजेशन। इस ऑर्गेनाइजेशन को, इस पार्टी को इलीगली अपना काम चलाना पड़ता था अंडरग्राउंड होके। इट सेट्स अप, न्यूज़पेपर बनाए इन लोगों ने, मतलब अपने आइडियाज़ को प्रोपोगेट करने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए, और वर्कर को ये जुटाते थे आपस में और स्ट्राइक भी अरेंज करते थे। Some Russian socialists felt that Russian peasant custom of dividing land periodically made them natural socialists. कुछ जो रशिया के सोशलिस्ट थे वो ऐसा मानते थे कि जो रशिया में किसान है वो एक नेचुरली सोशलिस्ट है, क्योंकि वो अपनी ज़मीनों को, हमने यहाँ पे देखा, आपस में बांटते थे, एक जगह ग्रुप करते थे फिर बांटते थे, तो वो नेचुरली एक सोशलिस्ट समाजवादी बन गए। सो पीजेंट नॉट वर्कर वुड बी द मेन फोर्स ऑफ रेवोल्यूशन। तो वो चाहते थे कि जो किसान लोग हैं इनको इस रेवोल्यूशन का मेजर पार्ट होना चाहिए, इनको वो ये रेवोल्यूशन, ये क्रांति लानी चाहिए, ना कि वर्कर्स। एंड रशिया कुड बिकम सोशलिस्ट मोर क्विकली देन अदर कंट्री, ये कुछ लोग चाहते थे। बट सम सोशलिस्ट वर एक्टिव इन कंट्री साइड थ्रू द लेट 19th सेंचुरी। दे फॉर्म द सोशल रेवोल्यूशनरी पार्टी इन 1900। एक सोशल रेवोल्यूशनरी पार्टी गांव में जाके, गांव के एरिया में, कंट्री साइड में जाके लोगों ने बनाई। दिस पार्टी स्ट्रगल्ड फॉर पीजेंट्स राइट, ये किसानों के लिए ही बनी थी, तो किसान के अधिकारों की बात करते थे। एंड डिमांडेड दैट लैंड बिलोंगिंग टू नोबल्स बी रेफर टू द पीजेंट, और ये चाहते थे कि जो ज़मीनें नोबल्स के पास हैं, जो राजा के करीब लोगों के पास हैं, वो किसानों को ट्रांसफ़र कर देनी चाहिए। सोशल डेमोक्रेट डिसएग्रीड विद सोशल रेवोल्यूशन। अब यहाँ पे दो ग्रुप हैं, सोशल डेमोक्रेट एंड रेवोल्यूशनरी। रेवोल्यूशनरी के आइडियाज़ हमने यहाँ पर पढ़ लिए, अब पढ़ते हैं सोशल डेमोक्रेट। उनमें से एक पर्सन थे लेनिन। लेनिन वॉज द लीडर ऑफ सोशल डेमोक्रेट्स। वो चाहते थे कि पीजेंट वर नॉट वन यूनाइटेड ग्रुप। उनका मानना था कि लेनिन की जो किसान है वो एक सिंगल ग्रुप नहीं है, क्योंकि कुछ किसान तो बहुत गरीब हैं और कुछ किसान इतने अमीर हैं कि वो अपने जैसे छोटे छोटे किसानों को अपने खेतों पे काम पे लगाते हैं। तो वो एक तरीके से वो किसान ना हो के कैपिटलिस्ट हो गए, पूंजीवादी हो गए, हु एम्प्लॉयड वर्कर्स। गिवन दिस डिफ्रेंशिएशन, ये जो अलग अलग सिचुएशन है, अलगाववाद है, या लोगों में जो सिचुएशन अलग अलग तरह के डिविजन्स हैं, इसकी वजह से वो इसका पार्ट नहीं बन सकते। लेनिन का मानना था कि
किसान एक सोशलिस्ट मूवमेंट का हिस्सा तो बन सकते हैं लेकिन मेन फोर्स नहीं बन सकते। So the party was divided ओवर द स्ट्रैटेजी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की ऑर्गेनाइजेशन बने कैसे से। जो पार्टी बनानी है, जो लोगों की एक ग्रुप होगा, एसोसिएशन होगा, कि स्ट्रैटेजी कैसी हो। तो जो व्लादिमीर लेनिन है, हु लेड द बोल्शेविक ग्रुप, ये नाम याद रखना, याद रखें। बोल्शेविक ग्रुप क्या था? बोल्शेविक ग्रुप वो था जो लेनिन के सपोर्ट में था। दे वर द वर्कर्स। वो चाहते थे कि फैक्ट्री में काम करने वाला मजदूर इस रेवोल्यूशन का मेजर हिस्सा होना चाहिए। थॉट दैट अ रेप्रेसिव सोसाइटी लाइक ज़ारिस्ट रशिया द पार्टी शुड बी डिसिप्लिन एंड शुड कंट्रोल द नंबर एंड द क्वालिटी ऑफ मेंबर्स। इनका मानना ये था कि जो पार्टी बनेगी वो डिसिप्लिन होनी चाहिए। यहाँ पे जो क्वालिटी ऑफ मेंबर, सिर्फ उन्हीं लोगों को इसमें हिस्सा देना चाहिए जो पढ़े लिखे हों या समझदार हों, जो या इस विचारधारा को समझते हो, इस आइडियोलॉजी को समझते हो, और नंबर भी कंट्रोल करने चाहिए। अदर मतलब मेंशेविक थॉट द पार्टी शुड बी ओपन टू ऑल, जैसा कि जर्मनी था। मेंशेविक वो लोग थे जो चाहते थे कि जो सोशलिस्ट पार्टी बने उसमें सभी लोगों की भागीदारी हो, किसी के आधार पर उनमें बांटा ना जाए लोगों को, जैसा कि जर्मनी में हुआ। A turbulent times 1905 revolution. रशिया वॉज ए ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी मतलब एक राजा के द्वारा चलने वाला शासन जहाँ पे एक व्यक्ति का ही मान लीजिए कंट्रोल है। अनलाइक यूरोपियन रूलर्स इवन एट द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी, मतलब 1900 के शुरुआत में भी जार वर नॉट सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट। जो जार है रशिया का, उसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं था। ही वॉज द only supreme leader, only supreme power in Russia. Liberals in Russia campaigned to end this state of affair. लिबरल्स लोगों ने ट्राई किया कि ये जो सिचुएशन है जहाँ पे ज़ार किसी के भी कंट्रोल में नहीं है, इसको ख़त्म करना चाहिए। उन्होंने सोशल डेमोक्रेट्स के साथ मिलके और सोशल रेवोल्यूशनरी के साथ मिलके पीजेंट्स और वर्कर्स को आपस में लाया और 1905 में एक कॉन्स्टिट्यूशन, देश को एक संविधान मिले, उसके लिए कैंपेन किया। दे वर सपोर्टेड इन द एम्पायर बाय नेशनलिस्ट, वो लोग जो नेशन स्टेट बनाना चाहते थे जैसे पोलैंड में, और मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया में जदीदिस्ट होते थे जो चाहते थे कि मुस्लिम मॉडर्नाइज हो जाए, मतलब जो इस्लाम रिलीजन है वो थोड़ा सा मॉडर्नाइज हो जाए। तो उन लोगों ने भी लिबरल्स का साथ दिया। तो सोशल डेमोक्रेट्स ने साथ दिया, सोशल रेवोल्यूशनरी ने साथ दिया, जदीदिस्ट ने भी लिबरल्स का साथ दिया ताकि हम ज़ार को कंट्रोल में ला सकें। 1904 में एक सिचुएशन ऐसी हुई कि वर्कर्स के लिए काफ़ी बुरी सिचुएशन थी। जो प्राइसेस ऑफ इसेंशियल गुड रोज सो क्विकली दैट द रियल वेज डिक्लाइंड बाय 20%। जो खाने पीने की चीज़ें थी, जो बिल्कुल ज़रूरत के सामान थी, उसका प्राइस इतनी तेज़ी से बढ़ा कि जो लोगों की आमदनी थी 20% तक घट गई। मान लीजिए पहले कोई भी सामान 80 रुपये का आता था, लेकिन अब वो 100 रुपये का आने लगा। तो इससे क्या हुआ, सैलरी वही रही लेकिन आपका खर्चा अब ज़्यादा बढ़ गया। इसी कारण क्या हुआ कि जितने भी वर्कर्स एसोसिएशन थे उनकी मेंबरशिप बहुत तेज़ी से बढ़ी। When 4 members of the Assembly of Russian Workers, which has been formed in 1904, जब इस असेंबली के 4 वर्कर्स को निकाल दिया गया, पुटिलोव आयरन वर्क्स एक फैक्ट्री है, जब इस फैक्ट्री से इन 4 वर्कर्स को निकाल दिया गया जो इस असेंबली ऑफ रशियन वर्कर के मेंबर थे,
तब एक स्ट्राइक शुरू हुई और धीरे धीरे इस स्ट्राइक में 1,10,000 वर्कर्स ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग ज्वाइन कर दिया। उन्होंने काम बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि सिर्फ 8 घंटे के ही काम करेंगे। उन्होंने एक डिमांड करी कि वर्किंग डे शुड बी 8 आवर्स, 8 घंटे से ज़्यादा एक दिन में काम नहीं किया जाएगा। एंड इंक्रीज इन वेज, और उनके वेतन में, उनकी सैलरी में बढ़ोतरी की जाए, और इम्प्रूवमेंट इन वर्किंग कंडीशन, उनकी जो वर्किंग कंडीशन है, काम करने वाली जगह की स्थिति में भी इम्प्रूवमेंट किया जाए। ऐसे ही एक और प्रोसेशन जब फादर गैपन लेके पहुंचे विंटर पैलेस इन मॉस्को, तो उनको भी पुलिस ने अटैक किया। और कॉसेक्स हैं एक राजा के सपोर्ट में कुछ ऐसे लोग जो मिलिट्री का हिस्सा नहीं है, लेकिन राजा के कहने पर काफ़ी काम उनके लिए करते हैं, एक तरीके से लड़ाकू लोग। ओवर 100 वर्कर्स वर किल्ड। इस प्रोटेस्ट में, इस जो प्रोसेशन है, 100 से ज़्यादा लोग मारे गए और 300 से ज़्यादा वुंडेड, मतलब घायल हो गए। द इंसिडेंट केम टू बी नोन एज ब्लडी संडे। इस इंसिडेंट को याद रखना है, ब्लडी संडे। स्टार्टेड अ सीरीज ऑफ इवेंट दैट बिकेम नोन एज 1905 रेवोल्यूशन। तो ब्लडी रेवोल्यूशन 1905 में हुआ संडे के दिन, जब फादर गैपन एक प्रोसेसन लेके जा रहे थे विंटर पैलेस के लिए। अब इसके बाद हर जगह स्ट्राइक होने लगी एंड यूनिवर्सिटी क्लोज डाउन। यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय जो कॉलेजेस हैं, बंद होने लगे। स्टूडेंट बॉडीज स्टेज वॉकआउट मतलब क्लासेस को छोड़ के बाहर जाने लगे। कैंपेन्ड अबाउट द लैक ऑफ सिविल लिबर्टी, जो नागरिक अधिकार, सिविल लिबर्टी, जो जनता को कुछ अधिकार मिलते हैं, वो नहीं थे, लैक ऑफ सिविल लिबर्टी। लॉयर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स एंड अदर मिडिल क्लास वर्कर एस्टैब्लिश्ड द यूनियन ऑफ द यूनियंस। यूनियन जो बनी थी पहले वर्कर्स की, उनकी भी यूनियन बनी एंड डिमांडेड अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए एक असेंबली का इन्होंने प्रस्ताव रखा कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बननी चाहिए। अब 1905 के रेवोल्यूशन में जार अलाउड द क्रिएशन ऑफ ए इलेक्टिव पार्लियामेंट कॉल्ड डूमा। 1905 में इस ये ब्लडी संडे का इवेंट होने के बाद जार वहाँ का एक पार्लियामेंट बनाने के लिए राजी हो गया, जिसको बोला जाता है ड्यूमा। फॉर अ ब्रीफ वाइल ड्यूरिंग द इवोल्यूशन देयर एग्जिस्टेड अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रेड। कुछ समय के लिए बहुत ट्रेड यूनियंस के जो नंबर थे काफ़ी ज़्यादा थे। फैक्ट्री कमेटी भी फैक्ट्री में बनने लगी, लेकिन रेवोल्यूशन के बाद धीरे धीरे ये कमेटी और वर्कर अनऑफिशियली, सिंस दे वर डिक्लेयर्ड इलीगल, धीरे धीरे कम होती गई। सीवियर रेस्ट्रिक्शन वर प्लेस ऑन पॉलिटिकल एक्टिविटी। किसी भी तरह की राजनीतिक गतिविधि, राजनीतिक एक्टिविटी के लिए काफ़ी ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस ज़ार ने लगा दिए। कैसे? द ज़ार डिसमिस द फर्स्ट डीमा, जो 1905 के रेवोल्यूशन के बाद बनी थी, उसको 75 दिन के अंदर ही उसने डिक्लेयर कर दिया इलीगल, मतलब बंद कर दिया। एंड री इलेक्टेड सेकेंड ड्यूमा विद इन 3 मंथ। और जो दूसरी ड्यूमा बनी थी 3 महीने के अंदर, उसको भी डिसमिस कर दिया। ही डिड नॉट वॉन्ट एनी क्वेश्चनिंग ऑफ हिज अथॉरिटी। वो नहीं चाहता था कि उसकी जो अथॉरिटी है, पावर है, उसको कोई भी क्वेश्चन करे या कंट्रोल करे। ही चेंज्ड द वोटिंग लॉज एंड पैक्ट द थर्ड डूमा। उसने वोटिंग के जो लॉज थे चेंज किए, और जो तीसरी डूमा बनी उसमें ज़्यादातर कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस आ गए। कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस वही आ गए जो चाहते थे कि कोई भी चेंज हमेशा स्लो हो। लिबरल्स और रेवोल्यूशनरी इसका हिस्सा नहीं थे, वर केप्ट आउट ऑफ इट। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया 1914 में। 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट बिटवीन 2 यूरोपियन एलाइज। एलाइज मतलब ग्रुप। एक ग्रुप में था जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड तुर्की, जिनको हम सेंट्रल पावर बोलते हैं, एंड फ्रांस, ब्रिटेन एंड रशिया। लेटर इसमें इटली और रोमानिया भी जुड़ा। ईच कंट्री हैड ए ग्लोबल एम्पायर एंड द वॉर वाज फॉट। ग्लोबल एम्पायर का मतलब है इन सभी कंट्रियों का ने दूसरे देशों को भी गुलाम में बना रखा था, जिसको बोलते हैं कॉलोनियलिज्म। जैसे भारत ब्रिटेन का एक गुलाम देश था। तो ये युद्ध यूरोप में भी लड़ा गया और यूरोप के बाहर भी, और इसी को वर्ल्ड वॉर 1 कहा जाता है। वर्ल्ड वॉर 1
अब रशिया में इसके काफ़ी ज़्यादा बुरे प्रभाव पड़े। कैसे? इनिशियली तो ज़ार निकोलस फेमस हुआ क्योंकि रशिया इसमें प्रोग्रेस कर रहा था, बट धीरे धीरे ज़ार ने इसको, जो मेन पार्टी थी डूमा, जो पार्लियामेंट थी, उससे कंसल्ट करना बंद कर दिया गया और उसका सपोर्ट कम होता गया। एंटी जर्मन सेंटिमेंट रेन हाई, मतलब जर्मनी के खिलाफ, जर्मनी इनका एक दुश्मन देश था, तो जर्मनी के खिलाफ लोगों में गुस्सा बढ़ता गया, एज कैन बी सीन इन द रीनेमिंग ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग। सेंट पीटर्सबर्ग जो एक जर्मन नाम है, पेट्रोग्राद कर दिया गया उसका नाम, सेंट पीटर्सबर्ग से चेंज करके। तो जर्मनी के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था, आक्रोश था, तो जितने भी चेंज होते गए जर्मनी के खिलाफ। जारीना जो निकोलस की क्वीन थी, वो भी जर्मनी से थी और उसका एक पुअर एडवाइज़र था जिसका नाम था रास्पुटिन। तो इसको भी काफ़ी अनपॉपुलर रहा, इसके खिलाफ भी काफ़ी आक्रोश लोगों में था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन द ईस्टर्न फ्रंट एंड इज़ डिफरेंट फ्रॉम द वेस्टर्न फ्रंट। अगर ये यूरोप का मैप अगर हम देखें तो ये वाला एरिया हम बोलेंगे कि ईस्ट है और ये वाला एरिया हो गया वेस्ट। तो यहाँ पे जो युद्ध लड़ा जा रहा था, जो रशिया के पास था, वो अलग था, और यहाँ पे जो ब्रिटेन और फ्रांस के पास था वो अलग था। अब इन द वेस्ट यहाँ पे आर्मीज फॉट फ्रॉम ट्रेंचेस। ट्रेंचेस का मतलब खाई में, एक बड़े से मतलब मैदान के बीच में खाई, यहाँ पर सैनिक रहते थे और दूसरी तरफ अटैक करते थे। तो ईस्टर्न स्ट्रेच्ड अलोंग ईस्टर्न फ्रांस। In the east, armies moved a great deal and fought battles leaving large casualties. बट जो ईस्ट में आर्मी लड़ रही थी, इनको काफ़ी दूर तक चलना भी पड़ता था और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डेथ भी होती थी, लार्ज कैजुअलिटीज़। डिफीट्स वर शॉकिंग एंड डिमोरलाइजिंग। यहाँ पे जितने भी डिफीट हो रही थी रशियन आर्मी की, लोगों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव डिमोरलाइज हो रहे थे। Russian armies lost badly in Germany and Australia between 1914 and 16. रशिया जर्मनी में भी हारा और ऑस्ट्रिया में भी हारा और 7 मिलियन मतलब 70 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए 1917 में। जब ये लोग वापस लौट रहे थे तो रशियन आर्मी ने आसपास की बिल्डिंगें और जो खेती बाड़ी थी उसको भी नुकसान पहुंचा दिया, जिससे क्या हुआ कि वहाँ के लोग जीवित ना रहे, स्टारवेशन हो, हंगरी के कारण मर जाए। लेकिन इससे ज़्यादा नुकसान ये पड़ा कि 30 लाख से ज़्यादा रेफ्यूजी अब रशिया का हिस्सा बन गए, जिनके खाने पीने की जिम्मेदारी रशिया पे आ गई। तो दिस सिचुएशन डिस्क्रेडिट मतलब उसका सपोर्ट हट जाना, द गवर्नमेंट एंड द ज़ार। इस सिचुएशन से ज़ार के ऊपर से लोगों का भरोसा बिल्कुल भी हट गया। सोल्जर्स डिड नॉट विश टू फाइट सच अ वॉर। सोल्जर्स ने भी इस लड़ाई को लड़ने से मना कर दिया। द वॉर ऑल्सो हैड ए सीवियर इम्पैक्ट ऑन इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में भी इसका काफ़ी बुरा असर पड़ा। रशियाज ओन इंडस्ट्रीज वर फ्यू इन नंबर एंड द कंट्री वॉज कट ऑफ फ्रॉम द अदर सप्लायर्स ऑफ द इंडस्ट्रियल गुड। रशियाज में इंडस्ट्री तो कम ही थी, लेकिन वॉर के बाद ये दूसरे देशों से अलग हो गया, कट गया, मतलब इसका कोई कनेक्शन नहीं रहा, क्योंकि बाल्टिक सी जहाँ से इसका बहुत सारा रॉ मटेरियल आता था या रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट होकर बाहर जाता था, उस पर जर्मनी ने कंट्रोल कर लिया। धीरे धीरे जो रशिया के इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट थे वो धीरे धीरे ख़राब होने लगे और ये हाल बाकी जगह यूरोप में भी था, लेकिन रशिया में ये बहुत तेज़ी से चीज़ें ख़राब हुई। रेलवे लाइंस बिगेन टू ब्रेक डाउन। रेलवे लाइंस धीरे धीरे बेकार होने लगी, उसकी पटरियाँ उखड़ने लगी। एबल बॉडीड मैन वर कॉल्ड अप टू द वॉर। जो भी सही व्यक्ति था, जो हेल्दी था, उसको वॉर में बुला लिया गया था। एज ए रिजल्ट जो लेबर में शॉर्टेज होने लगी। स्मॉल वर्कशॉप में जो इसेंशियल गुड्स बना रही थी वो बंद हो गई, छोटे क्राफ्ट्समैन। लार्ज सप्लाईज ऑफ ग्रेन वर सेंट टू फीड द आर्मी। जितना भी अनाज उगाया जाता था उसमें से ज़्यादातर हिस्सा आर्मी को खिलाने के लिए भेजा जाता था, बिकॉज दे वर फाइटिंग अ वॉर। फॉर द पीपल इन सिटीज़ ब्रेड एंड फ्लोर बिकम स्कार्स। काफ़ी ज़्यादा कम जगह पे लोगों को ये मिलने लगा और इसके कारण 1917 विंटर भी थी, तो राइट्स वर कॉमन अराउंड द ब्रेड शॉप। रोटी की दुकानों के आगे ये झगड़े होना, दंगे होना, ये बहुत ज़्यादा कॉमन बात हो गई थी।